लास्ट आवर ऑफ ट्रेड भारी उतार चढ़ाव के बीच जूझ रहे भारतीय बाजार। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत करते हैं आखिरी एक घंटे की। लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में इनफैक्ट आज पूरे दिन की ही तस्वीर को अगर देख लीजिएगा, काफी वॉलेटाइल मार्केट्स रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाजार संभलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मिड मार्केट सिनेरियो करीब 12:30 बजे, 12 से 12:30 के बीच बाजार में अच्छी मजबूती के साइंस भी देखने को मिले। शुरुआत में भी बाजार ने सपोर्ट डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन के निचले स्तरों पर बाजार टूटते हुए, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ गिरावट गहराती हुई नजर आएगी। 23,134 के स्तर पर खड़ा है निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे और साथ ही बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है, गिरावट जो है हावी होती हुई। आइए बड़ी बातें बाजार की आपके स्क्रीन पर रखते हैं, उसके बाद आने वाले एक घंटे में क्या कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे बताएंगे। बाजार में उतार चढ़ाव है। 23,150 के स्तर करीब 65 अंकों की बिकवाली निफ्टी में पाएंगे, लाल निशान के साथ उठापटक बिल्कुल जारी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को देखेंगे, वहां पर भी गिरावट जो है लगातार देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा पॉकेट्स जैसे कि कंजम्पशन में भले ही खरीदारी हो, आईटी सेक्टर कल भी बाजार को संभाल रहा था और आज भी कह सकते हैं कि आईटी स्पेस ही है जो कि आज डिफेंसिव का, इनफैक्ट इन दिनों डिफेंसिव का काम कर रहा है। तमाम आईटी स्टॉक्स में चाहे फिर छोटी मझौली कंपनियां और बड़े दिग्गज प्लेयर्स हो, मजबूती के साइंस। फार्मा शेयरों में हम देख रहे हैं दबाव। फार्मा आज बैक सीट पर बैठे हैं। डॉक्टर रेड्डीज 5% की गिरावट झेलते हुए पूरे के पूरे फार्मा पैक में ही बिकवाली है। जेफरीज की अंडर परफॉर्म रेटिंग, तो डैम कैपिटल की भी न्यूट्रल रेटिंग आई है सेक्टर पर, और इसी के चलते सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट है, चाहे फिर वो स्ट्राइड्स फार्मा हो, जाइडस लाइफ हो, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, पूरा का पूरा बास्केट जो है वो गिरावट झेल रहा है। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खासी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, एग्री बजट बढ़ने की उम्मीद जो कि खबर आती हुई दिखी, इसने एफएमसीजी सेक्टर का मूड माहौल सुधारा है। एचयूएल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। इंडेक्स में करीब 400 अंकों की मजबूती और स्टॉक्स में भी ये मजबूती जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती हुई। रियल एस्टेट सेक्टर आज दबाव झेलता हुआ, बिकवाली हर तरफ नजर आ रही है, चाहे फिर प्रेस्टीज एस्टेट हो, सोभा डेवलपर्स हो, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, बिकवाली का दबाव। इंडेक्स में भी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अगर आप देखेंगे, गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल रही है। जहां जहां नतीजे आ रहे हैं, नतीजों का क्लियर कट इंपैक्ट भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है, फ्रेजाइल हो चुका है। संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तेजी पर मुनाफा वसूली का दौर बाजार इस वक्त झेल रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर है, फार्मा, एफएमसीजी पैक है, ये कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड हम देख रहे हैं फार्मा में गिरावट हावी होती हुई, रियल एस्टेट पैक है वो गिरावट झेलता हुआ। विदेशी बाजार अगर देखेंगे, फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं सपाट कामकाज देखने को मिल रहा है। यूरोप के मार्केट्स जो बढ़त के साथ कामकाज करते हुए देख रहे हैं। तो चलिए, ये तो बड़ी बातें हुई, लेकिन आने वाले एक घंटे में क्या कुछ लेकर आएंगे आपके लिए। चंद मिनटों में हमारे साथ हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी समझेंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स जानेंगे। उसके ठीक बाद ऑप्शंस की दमदार रणनीति भी आपके लिए लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। साथ साथ 3 बजे कौन सी खबरें हैं, कौन सा एक्शन मार्केट में इन द लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड नजर आ रहा है, वो आपको बताएंगे। और साथ ही ट्रिगर्स भी होंगे, बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स का भी सिलसिला होगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई है, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं संतोष मीना स्वास्थ्य इन्वेस्ट मार्ट से, और साथ ही जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। संतोष, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स बताएं, मार्केट की इस वक्त के सेंटिमेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून मानसी। सो मार्केट का स्ट्रक्चर देखे तो काफी वोलेटाइल है। आज ऐसा लग रहा था मुझे कि सारे क्यूज थे फेवरेबल मार्केट के चलने के लिए, बिकॉज कल जो ट्रम्प की स्पीच आई उसके बाद से डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड दोनों में कूल ऑफ आया था। आज सुबह एशियन मार्केट्स भी सारे स्ट्रांग थे और कल एफआईएस की भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो एक उम्मीद थी कि शायद आज मार्केट के लिए अच्छा दिन हो सकता है, बट अल्टीमेटली वही हुआ, मार्केट ऊपर टिक नहीं पा रहा है। और जब भी आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, उसी समय मार्केट में एक सेल ऑफ आ जाता है। और नीचे भी अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि जब भी आपको लग रहा है कि निफ्टी ब्रेकडाउन की तैयारी में, एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। तो वॉलेटाइल है मार्केट, एक रेंज में नीचे 23,000 के नीचे कन्विक्सिंगली हम बंद नहीं हो रहे, ऊपर 23,400 के आसपास आते ही हम फिसल रहे हैं। सो मार्केट को तो बहुत वॉलेटाइल है। आप एजेस पे ट्रेड ना करें, या तो काउंटर ट्रेड लेना पड़ेगा आपको। शार्प डिप आता है तो बाय करें, या ऊपर से सेलिंग प्रेशर के सिग्नल मिलते हैं तो सेल करें। अभी फिलहाल फिर से हम लोअर रेंज
ट्रेंड पर आ गए आज के दिन की, तो मे भी शायद आखिरी के 1 घंटे में फिर से रिकवरी आ जाए और मार्केट डेज हाई के आसपास आने की कोशिश करे। तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। तो स्टॉक्स में जैसे आपने हाईलाइट किया था कि आज एफएमसीजी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में रोटर्स की रिपोर्ट आई थी कि एग्रीकल्चर पे स्पेंडिंग बढ़ेगी, और वैसे भी टेक्निकल स्ट्रक्चर भी देखे तो अच्छा हो रहा है। तो ब्रिटेनिया एक क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी। 5200 रुपीज का टारगेट रहेगा, 5050 का स्टॉप लॉस रहेगा। मैं एक सेल साइड भी काउंटर लेना चाहूंगा, पॉलीकैब जिसके नतीजे आए थे, नतीजे तो अच्छे आए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक वैल्यूएशन का कंसर्न था, ब्रेकडाउन आते दिख रहा है चार्ट्स पर। तो एक ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक आया, फिर से ऊपर से सेलिंग प्रेशर आते नजर आ रहा है, यहाँ पर बिकवाली करना चाहिए। 5800 का टारगेट रहेगा, 6090 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 5800 रुपए का टारगेट, 6090 का स्टॉप लॉस, और डे लो पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 4.5% के आसपास की भारी भरकम गिरावट इस शेयर में हम देख रहे हैं पॉलीकैब में। तो एक बाय की कॉल और एक सेल की कॉल संतोष जी की तरफ से। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप बताइए, आपकी कॉल्स कौन सी हैं? क्या आप भी एक बाय और एक सेल लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। मेरी भी स्ट्रैटेजी सेम है, क्योंकि मार्केट में क्लियर डायरेक्शन है नहीं, बहुत सारी वॉलेटिलिटी है। 23,400 का एक बैंड बन गया है, 23,000 के करीबन बाइंग आ जाती है और 23,350 और 400 के करीबन मुनाफा वसूली आ रही है। सो मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते हम बजट है तो डेफिनेटली एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो आज का जो मेरा पहला ट्रेडिंग आइडिया वो है ऑटो सेक्टर से है, मारुति लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिया था 2 जनवरी को, और उसके बाद लगातार हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है, और जो छोटी अवधि की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए स्टॉक में। सो मारुति में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,500 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 12,400 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,800 का। और जो मेरा दूसरा स्टॉक ट्रेडिंग आइडिया है वो बैंकिंग क्षेत्र से। बैंकिंग में जैसे ही 200 दिन की मूविंग एवरेज टूटी थी बैंक निफ्टी में, हम लगातार एक बिकवाली का माहौल देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। और जब तक ये 50,000 के नीचे ट्रेड करेगा निफ्टी बैंक, मुझे लग रहा है जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का अभी भी वीक है। और स्टॉक आइडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा सेल का रिकमेंडेशन है। ये स्टॉक ने भी एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखा था रिसेंटली फ्रॉम द लेवल ऑफ 126, और उसके बाद स्टॉक ने करीबन 101 के करीबन एक बॉटम बना के एक पुल बैक रैली दी थी। और रिसेंटली हम देखेंगे तो 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वहां से स्टॉक रेज करके वापस जो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम हो गया है। तो यूनियन बैंक में एक हल्की सी पुल बैक रैली में आप बिकवाली कर सकते हैं 107.50 और 108 के बीच में। इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 111 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 104 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 101 का। ठीक है, यूनियन बैंक में बिकवाली की सलाह है, 104 और 101 के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, 111 रुपए का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है मारुति सुजुकी, लोअर लेवल से एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद हमने अच्छी स्ट्रेंथ देखी है और इस वक्त करीब 12,000 रुपए के आसपास के भाव हैं। आज थोड़ी सी नरमी आपको जरूर दिखेगी, लेकिन जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है, और आज की थोड़ी बहुत जो सुस्ती है उसका आपको फायदा उठाना है। 12,800 रुपए तक के टारगेट के लिए 11,400 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए शेयर में। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट संतोष जी की तरफ से, एक लॉन्ग एक शॉर्ट देवांग जी की तरफ से। और इसकी वजह यह कि बाजार आज काफी ज्यादा वोलेटाइल है, दोनों तरफ के आपको ट्रेड के मौके खोजने चाहिए। और निफ्टी की जो रेंज है 250 अंकों की, आज ठीक ठाक हम रेंज कहेंगे, फिलहाल 70 अंकों के आसपास की नरमी पर कारोबार कर रहा है। लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जान लेते हैं, और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। देवांग जी, बहुत शुक्रिया, बताइए कहां मौके हैं आपके हिसाब से? का पुट ऑप्शन डीएलएफ का 700 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है इन द रेंज ऑफ 14 to 16 रुपीज। स्टॉप लॉस रखना है 7 रुपीज और टारगेट है 34। मैक्स प्रॉफिट ये स्ट्रेटेजी में अराउंड 14,850 एंड मैक्स लॉस अराउंड 7,425।
ठीक है, डीएलएफ 700 वाली पुट खरीदनी है। 700 रुपए के आसपास ही शेयर कारोबार कर रहा है। 2-2.25% के आसपास की गिरावट है और एट द मनी आपको ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदनी है 14 से 16 रुपए के भाव पर और इसमें आपको लक्ष्य 34 रुपए का लगा के चलना है। स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 14,850 रुपए। हाल फिलहाल हमने देखा कि जो तमाम रियल एस्टेट काउंटर्स रहे हैं अपने हाई से, स्पेशली जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं वहां पर ऊपरी स्तरों से हमने तेज सेल ऑफ देखी है और पिछले महीने भर की अगर हम बात करें तो 15 से लेकर 25-30% के आसपास तक की गिरावट एक महीने के अंदर हमने शेयरों में देखी है। तो ये पुट ऑप्शन के जरिए पुट खरीदना यानी कि मंदी को लेकर बुलिश होना और ये रणनीति आपके लिए सुझा रहे हैं देवांग। कुछ और शेयरों के बारे में जरा बातचीत करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के कमजोर नतीजे आए और नतीजों के बाद हमने शेयर में कमजोरी देखी। हालांकि आज बाजार में वोलेटिलिटी जरूर है लेकिन डॉक्टर रेड्डीज ने शुरुआती जो नुकसान था उसके बाद स्लाइड नहीं किया। 5% के आसपास की गिरावट आज हमने शेयर में देखी। तेजस जी, जरा डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बताइए, यहां से शॉर्ट के मौके और देखने चाहिए या फिर चूंकि हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि थोड़ा प्रेशर में ही ये शेयर रहा है, कॉन्ट्रा बाय करें या फिर अभी इसको अवॉइड कर दें? देखिए, डॉक्टर रेड्डी की हम बात करें तो स्टॉक का जो सपोर्ट था वो करीबन 1270 के करीबन था, जो उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन था। बट क्योंकि आज स्टॉक एक गैप डाउन खुला है तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक फिर से इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था करीबन 1170 से लेके 1190 के करीबन वो रीटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे कोई एडवाइस नहीं है। अगर यहाँ से कोई हल्की सी पुल बैक रैली आती है करीबन 1250-1270 के करीबन, तो वहां पे एक बार शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1170 टू 1190 ऑन द लोअर साइड। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में मिलती हुई दिख रही है। न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट 5.25% तक की गिरावट। इनफैक्ट पूरे के पूरे फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में ही हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस। लेकिन आज का मेजर एक्सीडेंट स्टॉक है सायंट। देखिए, कमजोर नतीजे आए और उसके बाद जो गाइडेंस फॉरवर्ड लुकिंग आई कंपनी की वो भी वीक रही और यही साइंस थे कि सायंट जो है आज के लिए एक बड़ा एक्सीडेंट के तौर पर साबित होता हुआ दिखा है। तिमाही आधार पर अगर आप देखें कंपनी की आय में 32% की कटौती। वहीं कंपनी के सीईओ के इस्तीफे की खबर भी थी जिसने कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम किया। 21-22% की गिरावट इस वक्त साइंट में आप देख पा रहे हैं। लेकिन नतीजों में ऐसा क्या कुछ रहा जो कि इतना वीक था? गाइडेंस क्या रही और ओवरऑल क्या सिनेरियो पैन आउट होते हुए दिखे जिसके चलते इतनी वीकनेस हावी हुई है? आइए एक बार हमारे सहयोगी अंश से जानते हैं। अंश, बताइए। बिल्कुल, नतीजे यहाँ पे काफ़ी वीक आए हैं। अगर हम एबिट की बात करें तो वहाँ पे 8% का गिरावट होता हुआ नजर आया है। मार्जिन की बात करें तो वो भी 12.5% से घटकर 11% आ गया है। स्पेशली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा का ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि वेज हाइक हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे एबिट पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट की अगर बात करें कि प्रॉफिट में जो डिक्लाइन आया तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस है। जो कंपनी ने अनरियलाइज्ड फॉरेक्स लॉसेस किए अदर इनकम में, उनकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट में इतना बड़ा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। लेकिन ये तो था Q3 के बाद। Q3 तो वीक था ही, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट ने फॉरवर्ड लुकिंग भी जो गाइडेंस दी है वो भी वीक दी है। कंपनी ने कहा है कि जो FY25 का जो DET सेगमेंट का रेवेन्यू रहता है वो -2.7% एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड लुकिंग है व्यू वो भी काफ़ी नेगेटिव आता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें CEO ने इस्तीफा दे दिया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट अंश। और भारी गिरावट और बड़ा एक्सीडेंट भले ही हो सायंट, लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक एम्फासिस, ये बड़ा सरप्राइज साबित हुआ है। और एम्फासिस भी ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो रिजल्ट इम्पैक्ट है जिसके चलते मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली। ऑलमोस्ट 5% की तेजी के साथ इस वक्त भी 4% की मजबूती 3022 के स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। चलिए, हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए, उनका भी स्वागत करते हैं। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च कुणाल परार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। अभी हम IT पैक की बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ा एक्सीडेंट सायंट और दूसरा सरप्राइज एम्फासिस। इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप अपनी राय दीजिएगा और साथ ही आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी बताएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो स्टॉक की जिस हिसाब से फिलहाल दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। एक्चुअली
एक मोमेंटम जो देखने को मिली है साइंट में और एम्फासिस में, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से फर्दर जो मोमेंटम है एम्फासिस में ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। 3,028 के अराउंड स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल पर्टिकुलरली पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखने जाए ना, तो आईटी पैक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम। एंड ऐसा ही नहीं, अगर ये जो रिदम अगर आगे जाके और भी कंटिन्यू होती है, तो पॉसिबिलिटीज है कि उसमें यहाँ पे और भी अच्छी खासी मोमेंटम एम्फासिस में देखने को मिल सकती है। 3080 एक लेवल है, 3080 जैसे ही क्रॉस करेगा, ऊपरी लेवल पे 3200 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रेट इतना फेवरेबल नहीं है। पर जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए व्यू ये डेफिनेटली है कि आप होल्ड करके रखिए। और साइंट डीएलएम की बात करें तो टोटली ओआईडी का व्यू है 498 के अराउंड है। पिछले 3 दिन में देखने जाए तो एक टाइम पे स्टॉक 600 का था, अभी 498 का है। एंड फर्दर गिरावट भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक आपको नीचे 460 से लेके 440 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो साइंट डीएलएम को टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। और मीन टाइम पे जहां तक मेरे कॉल की बात, तो मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच कर रहा हूँ। मेरे ओर से फिलहाल कोई ऐसा ट्रेडिंग कॉल नहीं है। इस वक्त कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। लेकिन कुणाल, आपने जो टारगेट बताए 404, कौन से स्टॉक का जिक्र कर रहे थे आप? साइंट डीएलएम। साइंट डीएलएम का जिक्र कर रहे हैं। ओके ओके, ऑल राइट। वैसे सवाल साइंट पर था और साथ ही आईटी पैक से जुड़े यहाँ पर जो साइंट लिमिटेड 1368 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उस पर एक राय चाहिए थी। ओके, 1367 1365 के अराउंड साइंट ट्रेड कर रहा है। और मेजर जो सपोर्ट था 1575, उसका ब्रेकआउट आज के दिन में हमें देखने को मिला है। वो भी वॉल्यूम के साथ गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर गिरावट साइंट में हमें देखने को मिल सकती है। और ये गिरावट जिस हिसाब से सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ये गिरावट पॉसिबिलिटी से नीचे 1290 तक जा सकती है। और 1290 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी अगर साइंट होल्ड नहीं करता है, तो लोअर लेवल पे ये 1050 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू है नेगेटिव व्यू है। 1290 का एक सपोर्ट ध्यान में रखना चाहिए। अगर जिनके पास भी पोजीशन है तो 1290 ब्रेक होते ही पोजीशन में से एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट कुणाल। इस बीच बाजार दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस के नतीजे आ चुके हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, करीब 52% की मजबूती। नेट इंटरेस्ट इनकम पर 2023 करोड़ सालाना आधार पर यह आंकड़ा पोस्ट हुआ है। मुनाफा 40-41% बढ़ा है 528 करोड़ पर। ईयर ऑन ईयर फिगर्स हैं और 375 करोड़ से बढ़ा है मुनाफा। प्रोविजन 151 करोड़ से बढ़कर 502 करोड़ पर आते हुए दिखे। इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बड़े हैं, विच इज अ कंसर्न। और इसी के चलते एयू स्मॉल फाइनेंस नतीजों के साथ साथ स्टॉक में हमने डाउन टर्न भी देखा। और इस वक्त अगर देखें कमजोरी से मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ करीब 1% की तेजी, क्योंकि मुनाफा, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये आंकड़े जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए पर एक नजर भी होनी चाहिए, वहां पर बढ़त है वो जो कंसर्न का काम करेगी। संतोष, एक राय आपसे एयू स्मॉल फाइनेंस पर जानना चाहेंगे। जैसे जैसे नंबर्स आ रहे थे, कमजोरी थी नंबर्स से ठीक पहले, कॉशियस था ये स्टॉक, इस वक्त अब 1.25% की तेजी पर खड़ा है। यस, एयू बैंक की बात करें तो ये अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ एक रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं। स्टॉक में कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहे तो खरीदारी कर सकता है। स्टॉप लॉस वेल डिफाइन है, 560 रुपीज का जो आज का लो है। अगर यहाँ से स्टॉक बॉटम आउट होता है तो पहला टारगेट यहाँ पे 630 का बनेगा, जो इसका करीबन 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज दोनों का क्लस्टर आ रहा है। तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है। बस एक ही कैविएट है कि मार्केट सपोर्टिव नहीं है, अदरवाइज स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से मंजूरी भी मिली थी करीब 9.5% स्टेक खरीदने को। ये भी खबर कुछ दिनों पहले आई थी। नंबर्स के बाद हम शेयर में लोअर लेवल से बाइंग देख रहे हैं। 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। अच्छा, एक इसी स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी कैप्री ग्लोबल का जरा शेयर लेकर आइए, क्योंकि इसके नंबर्स भी आए थे और ये शेयर 10% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। बिग शो आज हम कहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट कैप्री ग्लोबल में डबल हुआ है Q3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि सालाना आधार पर। कैप्री ग्लोबल, इस पर जरा व्यू दीजिए तेजी जी। कैसा लग रहा है आपको इसका चार्ट, और 200 रुपए के ऊपर निकलने से क्या तेजी फर्दर ट्रिगर होगी?
देखिए कैप्रिकॉर्बल की हम बात करें तो ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था करीबन 173 से लेके 178 के बीच में, और उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया था 6-7 दिन, और आज के सत्र में हमने एक गैप अप देखा हुआ है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये रैली देखी हुई है। बट मेरे हिसाब से स्टॉक अभी जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है करीबन 202 के करीबन है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से हम थोड़ा मुनाफा वसूली का दौर देख रहे हैं स्टॉक में। मेरे हिसाब से एक क्लोजिंग अनिवार्य है 202 के ऊपर। अगर 202 203 का लेवल के ऊपर बंद देता है तो स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 215 217 तक जा सकता है। तो एक डिसिसिव क्लोज की आवश्यकता है अबव 202 लेवल। ठीक है, 202 रुपए के ऊपर क्लोज होने की आवश्यकता है इसके लिए। आज कई सारे नतीजों पर भी फोकस रहेगा। आज स्टील सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आएंगे। हाल फिलहाल हमने देखा है कि मेटल वाले शेयरों का मूड थोड़ा सा ठीक है। आज भी आप देखेंगे तो शुरुआत आज मेटल्स ने अच्छी की थी, हालांकि ऊपरी स्तरों से शेयर थोड़े स्लिप जरूर हो रहे हैं क्योंकि बाजार का मूड भी थोड़ा सा खराब हुआ है। और इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो फिर से डे लो के भी नीचे जाकर फिर से नया लो बनाया है इंट्राडे का। 145 अंक नीचे आपको निफ्टी कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 327 अंकों की कमजोरी इस वक्त निफ्टी बैंक में है। तो सेलिंग प्रेशर आज शुक्रवार का दिन भी है और बाजार के लिए देखिए एक हैंगओवर ना अब रहेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि वीकेंड पर आके डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दें, क्या टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट कर दें, तो वो कैरी ओवर ट्रेड लोकर लोग थोड़ा सा ना कम ही जाते हैं ऐसे थोड़े से जियोपॉलिटिकल टेंशन के माहौल में। और वो स्थिति बाजार में हम लास्ट आवर के ट्रेड में अभी हम देख रहे हैं 145 अंकों की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। संतोष जी आपके पास फिर से आएंगे क्योंकि हमने निफ्टी पर आपसे कमेंट लिया था। ये जो वीकनेस अभी बढ़ी है बाजार में अचानक से, क्या अब बेहतर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर आपका व्यू अभी वही है कि अवॉइड करें इस वोलेटिलिटी के बीच में? अभिषेक, मेरा व्यू तो थोड़ा सा बुलिश है बिकॉज आई वाज लुकिंग एट चार्ट ऑफ द डॉलर इंडेक्स। तो पिछले हम 8 महीने से कोरिलेशन देखे तो डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का एग्जैक्ट अपोजिट कोरिलेशन है, लेकिन पिछले 2-3 दिन में डॉलर इंडेक्स 110 से कूल ऑफ होते होते 108 के नीचे आ गया। तो लॉजिकली निफ्टी को यहाँ बॉटम आउट हो जाना चाहिए और चलना चाहिए, बट स्क्रीन सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मैं थोड़ा सा अगर एग्रेसिव कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 22,900 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड पोजीशन ले सकता है। और अगर थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्लेयर है तो मेरे साथ तो थोड़ा सा अवॉइड करे। निफ्टी को ये 23,400 500 का बैंड क्रॉस करने दे, एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो फिर एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। बट फॉर टाइमिंग मार्केट डिसपॉइंट कर रहा है, काफी सारे ट्रिगर्स है मार्केट को चलने के लिए, बट चल नहीं पा रहा है। भाव भी आहत हो रही हैं और इस गिरावट से भावनाएं भी आहत हो रही हैं। 23,000 के आसपास फिर से आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। हालांकि कल के सत्र में हमारे साथ गौतम शाह जुड़े थे, उनका ये कहना था कि बाजार में यहां से अब गिरावट की ज्यादा आशंका नहीं है। हो सकता है कि 2 से 3% के आसपास की फॉल आ जाए, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से प्राइस के लिहाज से सही पॉइंट पर है। और किसी को थोड़ा सा लंबा सोच के अगर लेना है ना तो सही प्राइसेस बाजार में मिल रहे हैं। बाजार के लेवल्स के पास 136 अंकों की बिकवाली है निफ्टी में। और साथ ही हम देख रहे हैं कि एक कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जैसे कि एफएमसीजी और आईटी, इन दो सेक्टर्स को छोड़ दीजिए तो इसके अलावा हर सेक्टर में कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। इस कमजोरी में कहाँ एंट्री पॉइंट्स डेवलप हो सकते हैं ये जानना लगातार और इसे जानने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। तेजस, रियल एस्टेट में गिरावट है, फार्मा हेल्थ केयर में गिरावट है, और साथ ही अगर आप देखें कई सारे स्पेसेस हैं, एक या दो सेक्टर्स को छोड़ दे उसके अलावा कमजोरी है। इस कमजोरी में क्या इसे ये कहना चाहिए कि एक एंट्री पॉइंट, एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन रही है, और अगर हाँ तो कौन से स्पेसेस से, कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए अगर एक दो सेक्टर बचे हुए हैं, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है, और एफआई की अगर सेलिंग फिगर हम कैश में देखेंगे तो जनवरी मंथ में ही उन्होंने कैश में 66,000 करोड़ का माल बेचा है इन कैश। और अगर सितंबर से बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 2,50,000 करोड़ का माल बेचा है कैश में। और ये जो सेलिंग है वो ब्रॉड बेस है, तो मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चार्टिकली भी अगर देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर इन अ डाउन ट्रेंड राइट नाउ। तो अगर डिफेंसिव खेलना है तो मेरे हिसाब से खाली एक एफएमसीजी ऐसा पैक है जो जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी डाउनसाइड लिमिटेड है, और आईटी भी एक सेक्टर है जहां पे थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में जो बिकवाली है वो ब्रॉड बेस है।
आपने इनफैक्ट आईटी और एफएमसीजी है और डिफेंस है, उस पर फार्मा हेल्थ केयर पर नजर जरूर रख सकते हैं। इस बीच लॉरस लैब लेबोरेटरी काउंटर से जुड़े स्टॉक और इसके नतीजे आ चुके हैं। नंबर्स ऑन दी फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय, मार्जिन, मुनाफे में बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 181 करोड़ से बढ़कर 286 करोड़ पर जाता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश पर नतीजे आप देखते हैं और नतीजों का आकलन भी आप देखते हैं। मार्जिन 15% से बढ़कर 20%, सालाना आधार पर ये फिगर्स आप देख रहे हैं, तो मार्जिन्स में भी इजाफा देखने को मिला है। कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है। कंपनी के आय के आंकड़े भी आपके सामने होंगे और मुनाफा 25 करोड़ से बढ़कर सीधा 91 करोड़ यानी कि 90 करोड़ के पार जाता हुआ देखने को मिला है। और कंपनी के रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी बढ़ा, करीब 1.5 से 2% की तेजी, 1194 करोड़ से कंपनी की आय बढ़ी है 1415 करोड़ पर। अच्छे नंबर्स। और कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे लॉरस लैब्स, वैसे फार्मा स्पेस आज बैक सीट पर है, लेकिन अच्छे नतीजों के दम पर लॉरस लैब्स में एक्शन हम देख रहे हैं, करीब 1.5 से 2% की तेजी, और जैसे जैसे नंबर्स आउट हो रहे हैं मजबूती बढ़ रही है। कुणाल, लॉरस लैब्स वेल लॉरस लैब की बात करें तो एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 590 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट पे ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। डेली चार्ट पे भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम बनाया हुआ है, तकरीबन 540-550 के लेवल के अराउंड। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे 555 का होगा, अभी 590 स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। ऊपरी लेवल पे 620 का लेवल है और 620 जैसे ही ब्रेक होगा ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे हमें तकरीबन 660 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छी है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। है, खरीदारी करके चल सकते हैं अगर पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखा जाए। नतीजों का दौर चल रहा है अभिषेक, इसी वक्त हम देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स भी एक एक कर आ रहे हैं। क्लोजिंग आज में स्मॉल फाइनेंस आ गया, लॉरस लेबोरेटरीज आ गया और इनफैक्ट कल भी आईसीआईसीआई बैंकिंग प्लेयर के नतीजे आने वाले हैं और आज जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स का भी इंतजार है। तीसरी तिमाही के नतीजों से क्या उम्मीदें लगानी है, आइए एक बार शरद दुबे से जानते हैं। शरद, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए नतीजों से? जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे में तीसरे तिमाही के नतीजे थोड़े मॉडरेटेड रह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है डिमांड सिनारियो में जो है ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो अनुमान है कि 5% सीक्वेंशियल ग्रोथ रहेगा। हालांकि मार्जिन्स में दबाव पड़ सकता है, लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आ सकता है 13% पे। अगर रीजंस की बात करें तो स्टील प्राइसेस लोअर साइड में है, लेकिन ये पार्शियली ऑफसेट भी किया जा रहा है क्योंकि कोकिंग प्राइसेस जो होती है कोकिंग कोल की, उसकी प्राइसेस जो है थोड़ी कम है। तो ऑफकोर्स एक रॉ मटेरियल रहता है स्टील कंपनीज के लिए कोकिंग कोल, तो इसके लिए ये बेनिफिट रहता है। एबिटा टन की बात करें तो लगभग 7,318 रुपये प्रति एबिटा टन आ रहा है, वो लगभग 1,440 रुपये प्रति टन जो है गिरावट देखने मिल सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 6% सिक्वेंशली बढ़ने का जो है अनुमान है और रियलाइजेशंस लगभग 1,800 रुपये प्रति टन जो है इसमें गिरावट देखने मिल सकता है। हालांकि अगर मॉनिटरेबल्स की बात करें तो एक सबड्यूड एनवायरनमेंट जो है Q3 अर्निंग्स का फेरस स्पेस में देखने मिल सकता है। कंपनी की कमेंट्री जो कैपेक्स में है उस पर जो है बाजार की नज़र रहने वाली है और जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लग रहे हैं उस पर भी क्या बेनिफिट आता है वो मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आखिर में जो बजट इम्पिटस रहेगा इंफ्रा स्पेस में या कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो उसके कारण स्टील स्टॉक्स में भी जो है फोकस रहेगा। ठीक है, मार्जिन्स पर नजर रखनी होगी जेएसडब्ल्यू स्टील और नतीजों से ठीक पहले अगर आप देखें हल्की फुल्की ही सही लेकिन खरीदारी के ट्रेंड यहां पर नजर जरूर आ रहे हैं। नंबर्स पर फोकस होगा, नंबर्स से पहले कॉशियस ही है। 931 के लेवल्स पर संतोष, जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक राय दीजिएगा। यस, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो आज मॉर्निंग में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, लेकिन ऊपर से कूल ऑफ हुआ है। व्यू तो बुलिश है क्योंकि कहीं ना कहीं 88-90 के जोन में इसने एक बॉटम बनाने की कोशिश की है, बट 960 का एक एरिया है जिसको क्रॉस करना पड़ेगा, एक तब तेजी देखने को मिलेगी। सो आपके लिए अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 910 रुपए का। ऊपर में 960 क्रॉस करने के बाद एक संभावना है कि शायद स्टॉक 1000-1020 तक के लेवल दिखा सकता है, बट यही एक मार्केट सपोर्टिव होना चाहिए। अदरवाइज चार्ट स्ट्रक्चर इसका अच्छा है और मेरा व्यू मेटल को लेकर अब यहाँ से थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है बिकॉज चाइना के मार्केट में भी रिबाउंड हो रहा है एंड डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड्स भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आ जाएंगे, हल्के से गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है और सोमवार को एक और दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के भी नंबर्स पर बाजार की नजर रहेगी। देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स निकल के आते हैं स्टील कंपनीज की तरफ से। लेकिन आज हम एक ट्रेंड जो देख रहे हैं कि
कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। HUL, ब्रिटानिया या फिर टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये सारे के सारे शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। इसके अलावा IT में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग जरूर है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में आधे % के आसपास के गेंस के साथ आज कारोबार होते हुए दिखेंगे। लेकिन आज फाइनेंस सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी जो कि निफ्टी का भी पार्ट है, श्रीराम फाइनेंस, उसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आ जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से अगर आप बैंकिंग और फाइनेंशियल को क्लब कर दें तो बड़ा वेट इन्हीं का है, IT से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो समझते हैं कि श्रीराम फाइनेंस को लेकर क्या उम्मीदें हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या उम्मीदें हैं, कैसे आंकड़े आएंगे और फोकस कहाँ पर रहने वाला है? देखिए, आंकड़े तो अच्छे आने चाहिए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी ने ग्रोथ अच्छी डिलीवर की है। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार भी ग्रोथ जो करेगी कंपनी वो अच्छी करने वाली है। अब देखिए, हमारा अनुमान है कि NII में करीब 13.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, PPOP करीब 12.5% बढ़ेगा, मुनाफे में अच्छा खासा आपको जंप देखने मिलेगा, करीब 31-32% के आसपास का जंप होगा, 2625 करोड़ के आसपास ही आएगा। अब मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो कुछ एनालिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ कैपिटल गेन्स जो है वो कंपनी को हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉटम लाइन पे आपको उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बाकी इंटरनल्स में अगर आप देखेंगे तो AUM ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी, करीब 18-20% के आसपास की AUM ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिलेगी। हो सकता है कि जो ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो इस बार पीक आउट होते हुए नजर आए और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आगे चल के आपको देखने मिलेगा। और OPEX ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत धीमी रहने वाली है। मार्जिन्स पे नजर रखिएगा, हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि शायद फ्लैट मार्जिन्स कंपनी डिलीवर करेगी, कुछ हाईलाइट कर रहे हैं कि शायद 4 से 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो भी आपको शायद नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में देखने मिल सकती है। साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजर रखिएगा, AUM ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैसी रहती है, क्रेडिट कॉस्ट को लेके क्या आउटलुक देते हैं, गोल्ड लोन क्योंकि अब तो नए प्लेयर्स भी आ चुके हैं तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होता है, और खासकर माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट से हमने ये भी सुना है इसके पहले दूसरे मैनेजमेंट से कि शायद माइक्रो फाइनेंस के हालात आगे सुधरेंगे। तो श्रीराम फाइनेंस से भी जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस में क्या हो रहा है। ओवरऑल नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। ओवरऑल नतीजे अच्छे रहने वाले हैं। और श्रीराम फाइनेंस से पहले जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए थे, उनके मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी। उनका ये कहना था कि माइक्रो फाइनेंस वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें जो प्रेशर था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, स्थितियां वहां पर बेहतर हो रही हैं। तो ठीक ठाक AUM में 18% की हेल्दी ग्रोथ। और देखिए, श्रीराम फाइनेंस में बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, ये सेकेंड हैंड व्हीकल के भी स्पेशली कमर्शियल व्हीकल की भी ये फाइनेंसिंग करने का काम करती है। तो देखते हैं कि उससे ना थोड़ी इकोनॉमी की स्थिति क्या है, लोगों के पास इनकम की स्थिति क्या है, वो भी थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस पर नज़र। अच्छा, श्रीराम फाइनेंस के नंबर आ भी गए वरुण, अगर आप साथ में बने हुए हैं तो आपके साथ मिलकर इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मुनाफा 3,570 करोड़ रुपए आया है श्रीराम फाइनेंस का। शेयर में हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी है। ये अभी शुरुआती कुछ आंकड़े आने शुरू हुए हैं और मुनाफे का फिगर आपकी स्क्रीन पर। जो अनुमान था वो था 2,625 करोड़ रुपए का, तो उससे तो काफ़ी बेहतर नतीजे अब मुनाफे के दिख रहे हैं। बाकी हम देखते हैं कि NII यानी कि ब्याज से होने वाली आय कैसी रहती है, PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग, यानी कि प्रोविजनिंग को अगर हटा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसमें 12.5% के उछाल की हमने उम्मीद जताई है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। 1818 करोड़ रुपए से बढ़ के करीब करीब 3600 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा है। अनुमान था 2,625 करोड़ का। तो बहुत ही हम कहेंगे कि प्रॉफिट के फ्रंट पर तो काफी सॉलिड नंबर दिख रहे हैं। देखते हैं कि एसेट क्वालिटी किस तरह की रहती है और बाकी AUM वगैरह में मार्जिन के आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन पहले आंकड़े अच्छे लग रहे हैं, एक जरा इस पर व्यू लेते हैं। कुणाल जी, श्रीराम फाइनेंस नंबर सामने, बाकी कुछ आंकड़े जैसे आते हैं हम उसको दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन पहला आंकड़ा ठीक लग रहा है। कल अभिषेक जी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 534 535 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि कोई भी माइनर अगर डीप आता है 522 तक तो डेफिनेटली ये स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है ये मार्केट में। सो 522 के अराउंड आप खरीदारी करके चले। लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो लेवल होगा 492 का। और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मुझे अच्छे खासे लेवल ऐसे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला टारगेट इनिशियली 545 का होगा, जो इसका रिसेंट का हाई भी है। 545 जैसे ही क्रॉस होगा ये वन वे रैली में हमें 590 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है, यानी 12 से 13% की भी मोमेंटम ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है।
तो डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है। 522 आता है, परफेक्ट रिस्क रूट वहां पे मैच होगा। 492 का हम वहां पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, एनआईआई हम देखने के अनुमान के मुताबिक ही आया है। 13.6% की बढ़त का अनुमान था, एनआईआई बढ़ी है 13.8% का। तो क्या मुनाफे में कोई वन ऑफ है, कोई एक मुश्त कोई मुनाफा इनको हुआ है, ये एक चीज चेक करने वाली होगी। मार्जिन के भी आंकड़े फोकस में रहेंगे, क्योंकि मार्जिन को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होने की आशंका है श्रीराम फाइनेंस में, लेकिन खरीदने की सलाह है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। तो ये शेयर आप अपने फोकस में रखें, आगे जो ही आंकड़े आएंगे वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन प्रॉफिट के आंकड़े और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज से होने वाली आय हम देख रहे हैं कि आज अच्छे दिख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या फिर जो एक्सप्लोरेशन वाली भी कंपनीज हैं, दोनों तरफ दबाव है। बीपीसीएल आप देखिए करीब करीब 2.5% की गिरावट के साथ ये डे लो पर कारोबार कर रहा है। ऑयल इंडिया हो गया या फिर ओएनजीसी, ये जो शेयर है ना, आज सारे के सारे कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। जबकि एक अच्छी चीज ये हुई है कि क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं, $82 गिर के आ गए हैं $78 के आसपास। तो कम से कम जो ओएमसीज होती हैं उनके लिए तो ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन वहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। इनफैक्ट आप बाजार का दिग्गज रिलायंस भी देखिए, 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। संतोष जी, एक व्यू रिलायंस पर दीजिए और एक व्यू आप ना ओएमसीज पर दीजिए कि क्या आज की जो ऊपरी स्तरों से जो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर स्लाइड आप थोड़ा और देख रहे हैं नीचे की तरफ? पहले रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जी। तो ये संभावना है कि बॉटम तो बन चुका है, अराउंड 1200 रुपीज के आसपास हमने एक तेजी देखी थी 1320 तक, वहां से एक पुल बैक आया है। अब फिर से वो जोन में आ गया है जहां से बाइंग इंटरेस्ट बनता है 1230 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए, और एज ए इन्वेस्टर हो तो बेस्ट लेवल है, इस लेवल पे खरीदारी कीजिए, क्योंकि जब भी मार्केट का मूड सुधरेगा, एफआईआई लौटेंगे, तो ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। अब पर्टिकुलरली बीपीसीएल एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ पे कंसेंसस था कि इस बार इनके नतीजे बहुत ही शानदार आएंगे, और नतीजे आए भी सही, कुछ जगह इन्होंने मिस भी किया, लेकिन एक कंसेंसस बनने के बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला है। तो स्ट्रक्चर वीक हुआ है, बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों में टेक्निकल चार्ट्स पर ब्रेकडाउन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर वीक है और गिरावट बढ़ सकती है। पहले वीकेंड्स बाहर होंगे और मुझे लगता है एक डिप आएगा, यहाँ से हो सकता है 5-10% का करेक्शन और आ जाए, उसके बाद स्टॉक शायद रिवर्स होते दिखे। तो फिलहाल के लिए अभी इनमें कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप मेरे हिसाब से एक बार बाहर हो जाना चाहिए, लोअर लेवल से फिर एंट्री के मौके बनेंगे। आप अगर आपके पास हैं तो बाहर हो जाइए, और गिरावट बढ़ सकती है, नहीं है तो लोअर लेवल पर खरीदने की जरूरत नहीं है, शेयर में और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन रिलायंस अगर आप थोड़ा सा लंबा सोचते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, थोड़ा सा और नीचे आता है 1235 के आसपास, 1240 के आसपास आपके लिए मौके बन सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि 1246 रुपए के आसपास के भाव आपको दिखेंगे, तो ठीक है। बाय ऑन डिप्स 1.5% नीचे रिलायंस आपको दे रहा है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये श्रीराम फाइनेंस अब ये लाल निशान में आके कारोबार कर रहा है, और जो गिरावट है अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो करीब 2-2.5-3% के आसपास की हो गई है, क्योंकि जो एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएज, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो नंबर आए हैं वो थोड़े से वीकर साइड पर आए हैं। ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए दोनों में कमजोरी है, तो एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डेटोरेट हुई है, और इन आंकड़ों के आने के बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट बढ़ रही है। अब 3% के आसपास की नरमी हम श्रीराम फाइनेंस के शेयर में देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस एक बार फिर से जरा रिविजिट करते हैं, एक क्विक आंसर चाहिए आपसे कुणाल जी। श्रीराम फाइनेंस 3%, अब ये 4% नीचे शेयर आ गया ये। वेल, रिजल्ट की इम्पैक्ट थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 513 के अराउंड आ गया है। अगर यहाँ से ज्यादा नहीं गिरता है स्टॉक, अगर 3:14 हो गए, अगर एक दो मिनट में अगर ये ज्यादा नहीं गिरता, मैं कहूंगा कि यहाँ से बीटीएसटी करके चला जाना चाहिए। जो एसेट हमने कहा है 492 का, वही एसेट यहाँ पे लगा के जाना चाहिए। अच्छे खासे बाउंस बैक हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर और नहीं गिरा तो आप इसमें बीटीएसटी करके चल सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। प्रॉफिट के नंबर अच्छे थे, एनआई के नंबर भी जो उम्मीद थी उसी के हिसाब से है। एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं जरूर है, देखते हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है, थोड़ी सी पिक्चर और साफ हो जाएगी। तो स्मॉल फाइनेंस, लॉरस लैब और श्रीराम फाइनेंस तो गजब की टाइमिंग थी। अभिषेक आप बात कर रहे थे और नतीजे आ गए लेकिन चलिए, नतीजों का दौर वैसे शनिवार कल के सत्र में भी आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स रहेंगे, इसके अलावा टाटा स्टील के नतीजों पर फोकस है। सोमवार को तीसरी तिमाही के नतीजे टाटा स्टील के आने वाले हैं। एक बार पुल अप करते हैं चार्ट, और नतीजों से कहाँ दबाव दिख सकता है, नतीजों से क्या उम्मीदें लगानी है। नंबर से ठीक पहले कमजोरी तो है ही, लेकिन आशीषा जुड़ गई है पूरी रिसर्च लेकर। आशीषा, कमजोर नतीजों के आसार है?
बिल्कुल, सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो टाटा स्टील के नतीजे इस तिमाही में सॉफ्ट हो सकते हैं। याद रखें स्टील प्राइसेस सीक्वेंशियल बेसिस पर घटे हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रियलाइजेशंस पर होता हुआ नजर आएगा। आंकड़ों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 53,673 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 2% की गिरावट सीक्वेंशियल बेसिस पर। वही मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा दबाव दिखाई देगा, 8.9% एक्सपेक्टेड मार्जिन वर्सेस 11.4% जो कंपनी ने दूसरे तिमाही में रिपोर्ट किए थे। इंडिया ऑपरेशंस की बात करें तो हाँ, वॉल्यूम्स के फिगर्स अच्छे आ सकते हैं इस तिमाही में, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैंने बताया रियलाइजेशंस लोअर साइड पे थे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्प्रेड्स पर भी दिखेगा। एबिटा पर टन 10 से 12% की गिरावट के साथ करीब 11,500 रुपये पर टन के पास आ सकता है। तो सीक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखेगा और रियलाइजेशंस जिसके चलते स्प्रेड्स पर भी इम्पैक्ट दिखेगा। यूरोपियन ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर सीक्वेंशियल बेसिस पर लॉसेस नैरो होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी इसका दबाव कंसोलिडेटेड नंबर्स पर दिखाई देगा। आंकड़ों की बात करें तो एबिटा पर टन लॉस यूरोपियन ऑपरेशंस का करीब $55 पर टन के आसपास होगा वर्सेस $72 पर टन का लॉस जो कंपनी ने दूसरे तिमाही में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्टील प्राइसिंग को लेकर, कैपेक्स प्लान्स को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। बट ऑल इन ऑल सीक्वेंशियल बेसिस पर कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्टील प्राइसेस घटे हैं, जिसका इम्पैक्ट नतीजों पर दिखेगा। शेषांक, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। स्टील प्राइसेस घटे हैं और सीक्वेंशियल बेसिस पर कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते कमजोर नतीजों की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले श्रीराम फाइनेंस पर कुणाल साहब ने एक टेक लिया था, खरीदारी का उन्होंने आउटलुक दिया था और इस वक्त देखिए श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक जो है हरे निशान की तरफ बढ़ता हुआ मजबूती वहां पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट धीरे धीरे ही सही, लेकिन संभलने की कोशिश करता हो 528 के लेवल्स पर। लेकिन आइए फटाफट से हमारे तीनों एक्सपर्ट से उनके BTST STBT ट्रेड्स जान लेते हैं। संतोष, आप बताइए आपकी तरफ से कोई स्टॉक BTST या फिर STBT ट्रेड के लिहाज से? BTST के लिए मेरा एक रेडार पर आया है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। हम देख रहे हैं कि जो पेन था सबसे ज्यादा माइक्रो फाइनेंस स्पेस में था, रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे हैं, लेकिन जब कमेंट्री आ रही है वो बेटर आ रही है और शायद उम्मीद भी करें कि इस बजट में कुछ बेटर हो सकता है। अब आज इस स्टॉक को देखो तो लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ऑन इमीडिएट बेसिस 710 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलते से इसमें एक तेजी बनेगी, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 735 का, स्टॉप लॉस रहेगा 695 का। ठीक है तेजस, आपकी तरफ से कोई ट्रेड इस वक्त बन रहे हैं? तो मानसी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि FMCG एज अ पैक थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो HUL का जो स्टॉक है मैंने BTST के लिए चुना है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 2300 के करीबन। कल के सत्र में एक भारी गिरावट देखी थी, बट पूरा जो था वो कवर हो गया था और स्टॉक ने अगेन 2300 के ऊपर ही बंद दिया। एक ट्रिपल बॉटम डाइवर्जेंस दे रहा है डेली चार्ट पे, जो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट द बॉटम इज इन प्लेस। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो BTST के लिए सही कैंडिडेट है। आप 2340 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइए और लक्ष्य रखिए 2400 से लेके 2420 तक के। ओके, तो चलिए FMCG पर भरोसा रखते हैं तेजस, और एक्शन भी FMCG और IT दोनों की तरफ से इस वक्त नजर आ रहा है। कुणाल, आपकी तरफ से कोई स्टॉक्स? मेरे ओर से एक स्टॉक है FMCG ही है, ब्रिटानिया, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। आज के दिन में काउंटर में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है और इतना ही नहीं, रिवर्सल फॉर्मेशन भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो एक बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। नाउ BTST के तौर पे मैं ये स्टॉक सजेस्ट तो कर रहा हूँ, जो अभी 5100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, 4990 के SL से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 5190 का पहला टारगेट है 5190, जैसे वो ब्रेक होगा 5330 के भी अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये सिर्फ और सिर्फ BTST के लिए नहीं, अगर यहाँ पे अगर किसी की ऊपरी लेवल पे पोजीशन है और वो एवरेज करना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट लेवल कि हाँ यहाँ पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। इतना ही नहीं, मीडियम टर्म के लिए खरीदारी करके जाना है तो भी जा सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट 6000 का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए FMCG पैक पर बिल्कुल नजर है हमारे सारे एक्सपर्ट्स की। इस बीच ICICI बैंक के चार्ट्स को एक बार पुलअप करते हैं और नतीजे आने वाले हैं तिमाही आधार पर ICICI बैंक के, और ये नंबर्स आएंगे कल। मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त की संभावना जताई जा रही है। नतीजों के प्रीव्यूज यानी अनुमान भी लेकर आएंगे, लेकिन एक राय ICICI बैंक पर संतोष आपसे जानना चाहेंगे।
यस, आईसीआईसीआई बैंक पे ही बाजार की नजर है, बिकॉज ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, रिकवर जरूर किया है बट अब उसको रिगेन करने में स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरी सलाह यही रहेगी, वॉच कीजिए, अगर नतीजों के बाद ये अपना 200 मूविंग एवरेज रिगेन करने में कामयाब हो जाता है, जो अभी तकरीबन 1215 रुपए के आसपास है, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी और ये मार्केट का मूड सुधारने का काम कर सकता है। लेकिन इन केस नतीजों से कोई डिसअपॉइंटमेंट आया तो फिर स्टॉक में और फिर गिरावट की स्पेस बनी रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट आएगा नीचे की और वो आएगा 1155 रुपए का। ठीक है, 1155 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक के लिए नीचे की तरफ ये टारगेट वहां तक स्लाइड कर सकता है। मुनाफे में 10% की बढ़त की उम्मीद है। 3:26 हो गए हैं और ये जो वीकेंड है ना मानसी, आप कह रहे थे छुट्टी है और 26 तारीख को चली जा रही है पब्लिक हॉलिडे, रविवार के दिन वो भी चला गया। लेकिन देखिए जो फैंस है ना म्यूजिक के, उनके लिए बड़ा जबरदस्त दिन रहने वाला है। अहमदाबाद आप नहीं जा रही हैं? अहमदाबाद तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ एक्चुअली क्रेज बढ़िया है कोल्ड प्ले को लेकर। और लिटरली जब ये दुबई में भी हुआ था, अबू धाबी में हुआ था और इस वक्त भी मतलब बढ़िया। हमारे दफ्तर में कई सारे लोग हैं जो बैग्स लेके आज ही तैयार हैं, जो जा रहे हैं, प्लानिंग कर ली है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जान के ये बड़ा आश्चर्य हुआ मानसी कि वेस्टर्न रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चला रहा है। हाँ जी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। और आपको अहमदाबाद में इस वक्त अगर आप होटल्स बुक करने जाएंगे तो स्काई रॉकेट प्राइजेस, टैरिफ्स नजर आएंगे, इनफैक्ट मिलेंगे ही नहीं। कुणाल जी, आप तो बड़े आई थिंक शौकीन होंगे म्यूजिक वगैरह के, आपको देख के ऐसा लगता है। आप नहीं जा रहे अहमदाबाद? वेल अभिषेक जी, जब नसीब ही साथ ना दे तो क्या करें। ना ही अहमदाबाद जाने का मौका मिल रहा है और ना ही महाकुंभ का आशीष लेने का मौका मिल रहा है, क्योंकि फ्लाइट देखिए, ट्रेन देखिए, बस देखिए, दोनों फुल है। अगर आप कुछ बंदोबस्त करा सके, आप कुछ हेल्प करा सके तो बहुत ही आभार रहेगा सर आपका, खास करके महाकुंभ का। कोई नहीं, आपके हम कैफे में आके बैठ जाएंगे, बाकी छोड़िए। ये देखिए क्या ना कि ठंडक से भी महरूम है और कोल्ड प्ले से भी। बिल्कुल। कुंभ में ठंडक अच्छी खासी पड़ रही है। संतोष जी, आपके कोई प्लान? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है कोल्ड प्ले को लेकर। मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, मुझे पसंद है बट इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं वहां जाकर देखूं। यस, थोड़ा सा वीकेंड पर मेरा पास में उज्जैन महाकाल जाने का प्लान है। अच्छा, पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिनको कोल्ड प्ले के बारे में शायद नहीं उतना पता है, या फिर वो कोल्ड प्ले को एक्साइटेड नहीं है। कोल्ड प्ले को लेकर जो लोग एक्साइटेड उनको लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं कि अच्छा क्यों इतना हाइप क्रिएटेड है, आखिर क्या है। हाँ, बड़ा बैंड निश्चित तौर पर। और हमने एक्साइटमेंट ये मुंबई में देखा भी था कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में। बहुत सारे लोग जो वहां नहीं जा पाए थे, नई टिकटें मिली होंगी, शायद उन पर फोकस कर अब ये अहमदाबाद जाने की प्लानिंग भी कर रहे होंगे। चलिए, बाजार बंद होने की तरफ बढ़ रहा है। आज 2 सत्र की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगते हुए दिख रही है और वीकेंड मतलब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, उसके चलते भी थोड़ी सी ये नरमी हमने देखी। 120 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होने जा रहा है और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 225 अंकों के आसपास की। डॉक्टर रेड्डीज 5% ये शेयर आज गिरा नतीजों के चलते। ट्रेंड लगातार हम देख रहे हैं कि कमजोरी इसमें हो रही है। सेकंड बिगेस्ट लूजर रहा ये निफ्टी का। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज, M&M में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। फार्मा हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला के शेयर में कमजोरी रही। और आज जो बड़ा एक्सीडेंट रहा बाजार का वो है साइंट का। 22-23% टूटकर ये शेयर बंद हुआ है। और साइंट के अलावा हमने देखा कि जो बड़े एक्सीडेंट्स हैं वो है सिंजीन, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ऑयल इंडिया। 6 से 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही है। कंजम्पशन शेयरों ने बाजार को थोड़ा सा संभालने का काम किया है। HUL ब्रिटानिया में 2% के आसपास की तेजी रही। इसके अलावा ICICI बैंक में 1% की तेजी जरूर रही। हालांकि संतोष जी को लगता है कि तेजी बहुत सस्टेन कर नहीं पाएगी। IT में टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस ये शेयर चले हैं। और अगर हम वायदा की बात करें, लॉरस लैब्स के नतीजे बहुत अच्छे आए थे। मार्जिन में हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा, करीब 5% के आसपास का। और लॉरस लैब्स 5% की तेजी पर ये शेयर बंद होने जा रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस का भी नंबर आया, ये भी शेयर 2% के ऊपर बंद हुआ है। बाकी आप देखिए आयशर, मदरसन सुमी, कुछ ऐसे शेयर हैं जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में आज सहयोग करते दिखाई दिए हैं बाजार को। तो निफ्टी करीब 113 अंक गिरकर 111 अंक नीचे क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स की बात करें 303 अंक नीचे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक 200-225 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 500 शेयर आज तेजी वाले रहे और उसके मुकाबले 4 गुने से भी ज्यादा 2132 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो जो ब्रॉडर मार्केट से संकेत थे वो भी काफी ज्यादा वीक ही थे। और एक चीज बाजार को परेशान कर रही है वो है FIs की बिकवाली। इंडिया विक्स ये भी काफी हाई लेवल पर है। 17 के आसपास का हम इंडिया विक्स देख रहे हैं। आज थोड़ा सा उछाल 4.5% के आसपास की हमने देखी है। तो ये रही बाजार की आज की तस्वीर। 2 दिनों की तेजी होनी है। देखते हैं कि आज
FIIs के आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं, इस पर निश्चित तौर पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस शो को यहीं पर समेटने का वक्त हो गया है। वीकेंड काफी एक्शन पैक्ड है, कोल्ड प्ले तो आइए, फिर आप 26 जनवरी की परेड का भी आनंद लीजिएगा 18 हाउस स्वदेश पर। बाकी नंबर्स भी भरपूर आएंगे, कल ICICI बैंक के नंबर्स भी आ जाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे हमारे अपने जो भी शोज आएंगे न्यूज़ के। लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। संतोष जी, तेजस जी, कुणाल जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर बहुत ही फटाफट अंदाज में व्यू देने के लिए और बहुत ही सटीक व्यू देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मानसी को और मुझे आप इजाज़त दीजिए।